Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is natural resources. In the previous chapter we had discussed about the water system, how we conserve the water, and also we had discussed about the water pollution and air pollution and also ओजोन लेयर. इन 3 पॉइंट्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. ठीक है. सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. An increase in the concentration of the some harmful substances at tropic level, sometimes some harmful chemicals may enter the food chain. मतलब क्या है, कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, और वो जो फूड चेन में एंटर करते हैं उनसे जो भी उन सब्सटेंसेस को या उन फूड को जो भी खाते हैं उनको भी अफेक्ट आता है. सपोज दिस इज़ द फूड. ठीक है. अब इसको कौन खाएगा? हर्बीवोरस खाएंगे. और हर्बीवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस खाता है. अब आपको पता है जो हर्बीवोरस हैं वो तो डायरेक्ट किसको खा रहे हैं? प्लांट्स को खा रहे हैं, है ना. तो प्लांट्स में जितनी भी एनर्जी होगी वो सब एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी? हर्बीवोरस में ट्रांसफ़र हो जाएगी. अब हर्बीवोरस को कौन खा रहा है? कार्निवोरस खा रहा है. तो क्या कार्निवोरस में भी सेम एनर्जी ट्रांसफ़र होगी? नहीं होगी, क्योंकि कुछ अमाउंट तो इसमें चलेगी, और जब हर्बीवोरस से कार्निवोरस में जाएगी तो लेस अमाउंट में जाएगा, है ना. ये बात समझ में आई. जब हर्बीवोरस ने प्लांट्स को खाया तो इनके पास जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई वो इसकी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई. लेकिन जब कार्निवोरस ने हर्बीवोरस को खाया तो इसके पास जो एनर्जी आई वो इससे कम आई. मतलब हर्बीवोरस ने जो एनर्जी अटेन की थी उतनी एनर्जी इस कार्निवोरस को नहीं मिली, उससे कम मिली है. ठीक है. लेकिन अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस इस प्लांट में एंटर कर जाता है, हमारे फूड चेन में एंटर कर जाता है, तो जब इसको क्या करेंगे? कार्निवोरस खाएंगे, जिसके अंदर क्या है? केमिकल सब्सटेंस है. अब हर्बीवोरस में केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफ़र हो गए. अब इस हर्बीवोरस को कौन खाएगा? कार्निवोरस खाएगा. अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो केमिकल सब्सटेंस की अमाउंट है वो कम हो जाएगी. जैसे हमने देखा था कि एनर्जी उनमें कम हो रही थी, न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे थे, लेकिन जो केमिकल सब्सटेंस है वो कम नहीं होता, वो बढ़ता चला जाता है. मतलब हमने देखा था कि एनर्जी है या फिर न्यूट्रिएंट है, तो उसको जैसे जैसे खाते जाएंगे लोग, हर्बीवोरस से कार्निवोरस को ह्यूमन बींग्स, है ना. तो इस तरह से जब लोग खाते जाएंगे तो उनकी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज होती जाएंगी. लेकिन अगर हम हार्मफुल सब्सटेंस की बात करें, हार्मफुल सब्सटेंसेस, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है. हर्बीवोरस में जाएगी थोड़ी सी अमाउंट, उसमें जाएगी, फिर उससे ज़्यादा कार्निवोरस में जाएगी. सो यही होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. अब इसको पढ़ो. एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेज एट ट्रॉपिक लेवल. कंसंट्रेशन में इंक्रीज होना किसकी? हार्मफुल सब्सटेंसेज में. समटाइम्स सम हार्मफुल केमिकल्स में एंटर द फूड चेन. ये जो केमिकल सब्सटेंसेज है ये कुछ हमारी फूड चेन में भी एंटर कर जाते हैं. एंड इन ईच स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस डज नॉट डिक्रीजेज. अब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होती है. क्या होती है? रेदर देन डिक्रीजेज इट इंक्रीज एट ईच लेवल. ओके. सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज सोइल. हमने वाटर पोल्यूशन देखा, एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट है सोइल. ये जो सोइल है ये आती कहाँ से है? मतलब कि फॉर्मेशन कैसे होता है? तो फॉर्मेशन को समझने से पहले हमें सोइल पढ़ना होगा कि एक्चुअल में सोइल क्या है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अर्थ दैट कंसिस्ट ऑफ डिग्रेडेड रॉक्स एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर. अब बताओ सोइल कैसा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है या कोई मैन मेड रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है. हमारे अर्थ में नेचुरली अवेलेबल है. अब मुझे बताओ ये एग्जॉस्टिबल है या इनएग्जॉस्टिबल है? इनएग्जॉस्टिबल है. कितनी मर्जी सोइल यूज़ कर लो ख़त्म होगी? नहीं होगी. सो दिस इज़ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. अब ये बनता कैसे है? ये अर्थ का ही पार्ट होता है. ठीक है. और दैट कंसिस्ट ऑफ डिग्रेडेड रॉक्स. ये रॉक्स की वेदरिंग से बनता है. वेदरिंग यानी रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में
तोड़ना, छोटे छोटे पीसेस में जब वो टूट जाते हैं तो उनसे क्या फॉर्म होती है, सोइल फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये रॉक्स सोइल के अंदर क्या होंगे, डिग्रेडेड रॉक्स के पार्टिकल्स होंगे। जो रॉक्स टूटे हैं उनके कुछ अमाउंट में पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे रॉक्स के, इसलिए सोइल क्या है, सोइल कंसिस्ट करती है डिग्रेडेड रॉक्स को एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर, इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है सोइल का। तो मैंने बता ही दिया था किससे होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग यानी रॉक्स का स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होना इज नोन एज वेदरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखो मैंने यहाँ ये बना रखा है, माउंटेन्स है, बहुत सारे रॉक्स है, ये क्या है, रॉक्स है। अब इसके ऊपर कुछ ऐसे फैक्टर्स लगे जिन फैक्टर्स के कारण ये जो रॉक्स हैं ये स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो गए, और स्मॉलर पीसेस में डिवाइड होने के बाद आफ्टर सम टाइम दे कन्वर्टेड इनटू दी सोइल। इस तरह से सोइल का फॉर्मेशन होता है। अब आप बोलोगे वो फैक्टर्स कौन से हैं जिनसे ये रॉक्स ब्रेक हो रही है, आप तो तोड़ नहीं सकते, है ना। तो ऐसे कौन से फैक्टर है कि जिनसे ये जो रॉक्स है वो ब्रेक हो रही है, या इनको कोई आखिर तोड़ रहा है, या ये अपने आप ब्रेक हो रहा है, और अगर अपने आप हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं। सो लेट्स सी अबाउट द factors that are responsible for weathering. The factors that are responsible for the weathering are the physical factor. फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर, सेकंड है बायोलॉजिकल फैक्टर। ये दो फैक्टर काम करते हैं, कौन कौन से, फिजिकल फैक्टर एंड द बायोलॉजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या आता है, टेम्परेचर, विंड, रेन वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, ये तीनों आते हैं किसमें, फिजिकल फैक्टर में, टेम्परेचर, विंड एंड रेन वाटर। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन आते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक लाइकेन्स एंड मोस एंड ट्रीज, ये तीनों फैक्टर आते हैं बायोलॉजिकल में, लाइकेन, मोस एंड ट्रीज, एंड इन फिजिकल टेम्परेचर, विंड एंड रेन वाटर। ओके, टेम्परेचर को हम सन मान सकते हैं, सन से ही तो हीट मिलती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, दैट इज सन। ड्यूरिंग द डे आपको पता है कोई चीज़ जब गर्म होती है, हॉट होती है, तो वो एक्सपैंड करती है, और अगर कोई चीज़ कूल होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। आपने मेटल रिम का अगर पढ़ा होगा, ये मेटल रिम होती है इस तरह से, ठीक है, और ये व्हील है। अब इस मेटल रिम को अगर इस व्हील के अंदर फिक्स करना है तो करना होता है तो क्या करते हैं, ये जो मेटल रिम है इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, डायमीटर छोटे होने की वजह से ये इस व्हील के ऊपर फिट नहीं हो पाती, तो इसको क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हीट करने से ये एक्सपैंड हो जाती है, और एक्सपैंड होने के बाद ये इजीली इसके अंदर फिट हो जाती है। अब ये लूज है इसके अंदर, क्योंकि इसका डायमीटर बढ़ गया एक्सपैंड करने के बाद। अब इसका डायमीटर को इसके इक्वल करना होगा, तो क्या करते हैं, इसके ऊपर कोल्ड वाटर पोर करते हैं। कोल्ड वाटर पोर करने के बाद ये जो रिंग है मेटल की, ये क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये इसके अंदर पूरी तरह से फिट हो जाती है। ठीक है, तो यही सेम फिनोमिना हमने इसमें लगाया। देखिए कैसे, ड्यूरिंग द डे दे एक्सपैंड। रॉक्स होते हैं, रॉक्स को जब हीट मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। और जब नाइट हो जाती है तो हीट नहीं मिलती, जो वेदर है वो कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो जब कूलिंग से वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। डे में तो क्या होगा, वो एक्सपैंड करेंगे, और नाइट में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब कंटिन्यूसली एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से रॉक्स में क्या आ जाती है, क्रैक्स आ जाती है। ये रॉक्स है और इसके अंदर क्रैक्स आ जाती है। किसके कारण आई ये क्रैक्स, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कंटिन्यूसली एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सन, बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ द सन। ठीक है, क्योंकि देखो डे में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, लेकिन नाइट में तो मिल ही नहीं रहा, तो अनइवन हीटिंग हो गई ना। नेक्स्ट है, जब ये क्रैक्स आ गए तो क्रैक आने के बाद ये क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद फिर ब्रेक हो गए, ब्रेक होने के बाद ये सोइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया एक फैक्टर इसका, सन। नेक्स्ट फैक्टर देखो, वाटर। अब देखो जो इसके अंदर है ना, क्रैक आई है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो क्रैक है वो पूरी तरह से ही मतलब रॉक्स को पीसेस में कन्वर्ट कर देगी। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो इस क्रैक्स को पूरी रॉक्स, जो ये जो क्रैक्स लगी है, तो इन क्रैक्स की वजह से रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं। तो सेकंड फैक्टर आता है वाटर। वाटर काम करता है,
रेन होती है, रेन से क्या होगा, वाटर आएगा। अब जब वाटर आएगा तो ये इन क्रैक्स में चला जाएगा, ठीक है, क्रैक्स में फिल हो जाएगा। अब क्रैक्स में फिल होने के बाद ये जो रॉक्स हैं, रॉक्स क्या हो जाती है, थोड़ी सी नरम हो जाती है, वाइडर हो जाती है, मतलब थोड़ी सी खुल जाती है। खुलने से ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पीसेस में कन्वर्ट होने के बाद ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक, वाटर गेट्स इनटू द क्रैक एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर कॉजेज टू वाइडन, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसके अलावा और क्या होता है, रेन आ रही है, रेन के साथ वाटर वेयर्स अवे इवन हार्ड रॉक्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वाटर अपने साथ ये जो हार्ड रॉक्स है ये भी लेके चला जाता है, ठीक है। एंड फास्ट फ्लोइंग वाटर कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक्स। अब जो बहुत तेज़ी से जो वाटर आ रहा है वो अपने साथ क्या लेके जाता है, बिग एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक्स। और ये जब नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद ये क्या होते हैं, एक दूसरे से रब होते हैं, मतलब एक रॉक का जो पार्टिकल है वो दूसरे रॉक के पार्टिकल से रब होगा, रब होने के बाद ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस रॉक रब अगेंस्ट अनदर रॉक एंड दे ब्रेक इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। अब ठीक है, ये हो गया वाटर का। सन में क्या था, अनइवन हीटिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और क्रैक्स आ रही थी। अब उन क्रैक्स को तोड़ने का काम कौन कर रहा था, क्रैक्स जो आई उनमें से रॉक को टू पीसेस में ब्रेक करने का काम कौन कर रहा था, वाटर कर रहा था। ये जो वाटर है वो इन क्रैक्स में चला गया, क्रैक्स में जाने के बाद जो रॉक्स है वो वाइडन हो गई, और जिसकी वजह से ये ब्रेक हो गया, ठीक है। और फिर है हमारा नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज़ विंड। स्ट्रॉन्ग विंड इरूट रॉक्स डाउन। अगर देखो बहुत तेज हवाएं चलेंगी तो ये क्या करेंगी, रॉक्स को ब्रेक कर देंगी। एंड ऑल्सो कैरी सम सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में फर्स्ट है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, रॉक्स पे ग्रो करता है, ग्रो ऑन रॉक्स, और एक केमिकल को सेक्रेट करता है, और वो केमिकल कौन सा है, एसिड। केमिकल एसिडिक होता है। अब जो वो एसिडिक होगा दैट डिग्रेड्स बाय द क्रिएटिंग एंटरिंग द रॉक विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। मतलब लाइकेन है, ठीक है, ये कहाँ ग्रो कर गया, रॉक्स में ग्रो कर गया। रॉक्स में ग्रो करने के बाद इसने क्या सेक्रेट किया, एसिड सेक्रेट किया। अब ये जो एसिड है ये क्या करेगा, रॉक्स एब्जॉर्ब कर लेंगी। हो सकता है उनकी क्रैक्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर ले, हो सकता है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से इनका क्या हो जाता है, ब्रेकेज हो जाती है, किसकी, रॉक्स की। नेक्स्ट है मोस। मोस भी एक लाइकेन की तरह ही होता है, ये भी कुछ केमिकल सब्सटेंस को सेक्रेट करता है, और केमिकल सब्सटेंस को सेक्रेट करने के बाद ये रॉक्स को किस में ब्रेक कर देता है, पीसेस में ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट है ट्रीज। आपने देखा होगा जो रॉक्स पे कह रहे हैं वहाँ पर ट्रीज उगे होते हैं बड़े बड़े। अब ये जो ट्रीज़ हैं ये आए कहाँ से, थ्रू एयर भी आ सकते हैं कि उनकी रूट्स है वो यहाँ आ गई, उनकी क्रैक्स में आ गई। क्रैक्स में आने के बाद इन क्रैक्स से क्या बन जाते हैं, ट्रीज़ बन जाते हैं, और ट्रीज़ बनने के बाद ये इस रॉक्स को फोर्स करते हैं ब्रेक होने के लिए, तो इसकी वजह से भी रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं। सो दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल प्रोफाइल, डिफरेंट लेयर दैट मेक सॉइल। सॉइल प्रोफाइल में क्या सीखना है कि कौन कौन सी लेयर मिलकर एक सॉइल का फॉर्मेशन कर रही है। ओके, देन सॉइल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। जो सॉइल है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड डी हॉरिजन। देखो ये तो आपकी क्या है, सॉइल है, ठीक है, और ये वाला क्या है, ए हॉरिजन, ये बी हॉरिजन और ये सी हॉरिजन। अब ए हॉरिजन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसके अंदर क्या है, रूट्स है। बी हॉरिजन में रूट्स नहीं है, क्या है इसके अंदर, मिनरल्स है। और सी हॉरिजन में आपको स्टोन्स दिख रहे होंगे, तो इसके अंदर क्या है, स्टोन्स है। और सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी वो कौन सी होती है, डी हॉरिजन, यानी कि डी हॉरिजन में क्या आते हैं, रॉक आते हैं। रॉक से तो सॉइल बनती है, रॉक से क्या बने, स्मॉल पीसेस बने, और वो स्मॉल पीसेस किसकी कैटेगरी में आए, सी वाले में आए। अब इस स्टोन से क्या बन गए, सॉइल बन गई, और उस वाले सॉइल में क्या है, सिर्फ मिनरल्स है, ठीक है। दूसरी वाली लेयर देखी, अब इस लेयर में क्या है, रूट्स है, रूट्स भी हैं और मिनरल भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये ए बी सी एंड डी। अब देखिए टॉप लेयर ए कौन सी है, सबसे टॉप लेयर, रिच इन ह्यूमस, इसके अंदर ह्यूमस भी है, रूट्स ऑफ प्लांट्स आर एम्बेडेड, इसके अंदर क्या है, रूट्स हैं सिर्फ। बी हॉरिजन में इट कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, एंड इन सी हॉरिजन अनकॉन्सुलेटेड पेरेंट
मटेरियल मतलब कि स्टोन्स वगैरह, एंड डी हॉरिजन कंसिस्ट ऑफ रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स। अब सॉइल्स भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है। हमने देखा कि रॉक्स में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, तो हम उसके बेसिस पे सॉइल को डिवाइड कर सकते हैं। 4 टाइप ऑफ द रॉक्स पार्टिकल डिफर इन साइज। अब जो रॉक्स है वो किस में डिफर हो सकता है, साइज में डिफर हो सकता है, लुक्स में डिफर हो सकता है और उसके टेक्सचर में डिफर हो सकता है। जब रॉक्स में डिफर आएगा, रॉक्स में डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल में भी डिफरेंस आएगा। तो सॉइल कौन कौन सी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल, सैंड पार्टिकल, सिल्ट पार्टिकल एंड क्ले पार्टिकल। ठीक है, अब हमें इन सॉइल के बारे में देखना है। सबसे पहला है ग्रेवल। लार्जर पार्टिकल कैन बी पिक्ड बाय हैंड, जिनको हम हैंड से पिक कर सकते हैं। मतलब हम अभी किसके बारे में देख रहे हैं, रॉक्स के बारे में देख रहे हैं कि 4 टाइप के रॉक्स, 4 टाइप ऑफ रॉक पार्टिकल डिफर इन साइज, लुक्स एंड टेक्सचर। ठीक है, इसमें देख रहे हैं तो साइज, लुक और टेक्सचर के बेसिस पे देख रहे हैं। तो ये जो ग्रेवल का साइज होता है ये 2 mm से भी बड़ा होता है, मतलब 2 मिलीमीटर से भी बड़ा होता है, जिसको हम हैंड से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सैंड पार्टिकल। सैंड तो सबने देखी है, क्या होती है, आप उसको हैंड से ले सकते हो, पाउडर फॉर्म में होता है। तो उसका साइज कितना होता है, 0.05 to 2 मिलीमीटर के बीच में होता है, मतलब इस रेंज के बीच में होता है। सीन विद द नेक्ड आइज, हम उसे खुली आंखों से देख सकते हैं। सिल्ट पार्टिकल, अब ये जो सिल्ट पार्टिकल होता है उसका साइज होता है 0.005 to 0.05। ये 00 है और ये 10 है, मतलब छोटा होता है, दिखते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से दिखते हैं। क्ले पार्टिकल, इनका साइज तो 0.005 से भी बहुत छोटा होता है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं दिखते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ सॉइल। हमने देख लिया सॉइल की कंपोजिशन, देख ली किसके बेसिस पे, साइज, लुक एंड टेक्सचर के बेसिस पे। अब हमने देखना है कि सॉइल कौन कौन सी होती है, कौन से टाइप की सॉइल्स प्रेजेंट रहती है। देखिए, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल एंड द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्ट एंड क्ले। सबसे पहली है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में क्या होता है, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल, बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स होते हैं, एंड द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्ट। सिल्ट भी होती है, ये वाली सिल्ट, क्ले भी होता है, सैंड भी होती है, सिल्ट भी होता है और क्ले भी होता है। ठीक है, एंड कैन नॉट होल्ड मच वाटर, ये ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर सकती। नेक्स्ट है क्ले सॉइल, कंटेन क्ले पार्टिकल प्लस ह्यूमस प्लस सिल्ट, एंड दिस होल्ड वाटर बट कैन नॉट ट्रैप एयर, एयर को ट्रैप नहीं करती बट वाटर को होल्ड कर लेती है। नेक्स्ट है लोमी सॉइल, सिल्ट प्लस सैंड प्लस ह्यूमस, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अलाउ एरेशन ऑफ रूट्स। एरेशन ऑफ रूट्स यानी कि एयर को अलाउ करती है। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन्स। सॉइल इरोजन्स क्या है, द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाय विंड एंड वाटर। मतलब दिस इज द लैंड। अब लैंड की सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर जो है, मतलब सॉइल के सबसे ऊपर वाली जो टॉप लेयर है, ये रिमूव हो जाती है। ये क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अब ये किससे होती है, वाटर से भी हो सकती है और विंड से भी हो सकती है। अगर बहुत तेज विंड्स चलेंगी तो ये क्या करेंगी, अपने साथ इस टॉप लेयर को ले जाएंगी, और अगर वाटर होगा तो ये वाटर के साथ बहकर चली जाएंगी। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे सॉइल इरोजन हो जाएगा। साथ में ये जो लैंड है अब ख़राब हो जाएगी। लैंड ख़राब क्यों हो गई, क्योंकि जो फर्टिलिटी वाली सॉइल थी, मतलब टॉप लेयर में क्या रहती है, बहुत सारी फर्टिलिटी होती है। जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो लैंड किस काम की रही, वो सॉइल किस काम की रही, तो उसमें क्या आ जाते हैं, इस तरह से क्रैक्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा कई लैंड ऐसी है जहाँ पर क्रैक्स देखने को मिलते हैं। तो वो क्यों आए क्रैक्स, वो आए सॉइल इरोजन्स की वजह से। सॉइल इरोजन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर। टॉप लेयर इनकी रिमूव हो गई, और जो कि टॉप लेयर क्या थी, बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। फर्टाइल होने की वजह से ये सही थी। जब इसकी फर्टाइल वाली लेयर ही डिक्रीज हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो ये लैंड कैसी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और इसको हम डेजर्टिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये जो लैंड है किस में कन्वर्ट हो गई, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई। देखिए, कोजेज ऑफ द सॉइल इरोजन्स। विंड, अगर बहुत ज़्यादा विंड्स चलेंगी तो वो रिमूव कर देंगी टॉप लेयर को। हैवी रेन, बहुत ज़्यादा रेन होगी तो वो रेन के साथ अपने टॉप लेयर को ले जाएगी। इम्प्रॉपर फार्मिंग, अगर फार्मिंग ढंग से नहीं की है तो भी हो जाएगा। ह्यूमन एक्शन लाइक एक्सपेंशन ऑफ अर्बन सेक्टर एक्सेट्रा, हो सकता है ह्यूमन को वहाँ पर क्या बनानी हो, बिल्डिंग बनानी हो, तो इस वजह से भी सॉइल इरोजन करा देते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स, फ्रिक्वेंट फ्लड।
फ्लड से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक है, अब इफेक्ट देखिए, लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल। अभी बताया मैंने, टॉप लेयर होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। जब उसके न्यूट्रिएंट उससे रिमूव हो जाएंगी तो वो लैंड खराब हो जाएगी। लैंडस्लाइड्स, फ्लड आ जाती है। अब आप बोलोगे फ्लड कैसे आ जाती है, देखो अगर लैंड में सोइल है तो जितना भी वाटर है वो सब क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। कंडीशन ये है कि सोइल कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, तो वो सारा का सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, जब सोइल फर्टाइल ही नहीं है तो ये वाटर को क्या एब्जॉर्ब कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। इसमें तो क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे, और कुछ वाटर तो क्रैक्स में चला जाएगा और कुछ यूं ही बहकर वहाँ ग्राउंड में आ जाएगा, मतलब वहाँ पर जो सिटी है, विलेज है, वहाँ पर आ जाएगा और उस विलेज में क्या आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्टिंग ऑफ वाटर रिजर्वॉयर। वाटर रिजर्वॉयर की सिल्टिंग हो जाएगी। अब हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। विंड ब्रेक्स लगाकर, ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज केनाल्स अराउंड द फील्ड के अराउंड क्या लगा दो, ड्रेनेज केनाल लगा दो। मेकिंग स्ट्रॉन्ग एम्बार्कमेंट अलोंग द रिवर बैंक्स, स्ट्रॉन्ग एम्बार्कमेंट बनाकर किसके अलोंग, रिवर बैंक के पास, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब एम्बार्कमेंट बनाने से क्या होगा, जो भी फ्लड आएगी, जो भी वाटर होगा, हैवी रेन होगी, वो इसकी वजह से रुक जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट कंबाइनली हम इसको क्या बोल सकते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोस्फीयर के, ठीक है, मेक्स अ डायनामिक बट अ स्टेबल सिस्टम। दिस इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी एंड मैटर बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में क्या ट्रांसफर करते हैं, मैटर को और एनर्जी को। इसी को क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब ये किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, सम साइकिल। अब इसका नाम ही क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या इन्वॉल्व हो रही है, साइकिल इन्वॉल्व हो रही है। अब देखिए जो साइकिल होती है वो कुछ इस तरह से बनती है, तो यानी कि यहाँ पर जो कंपोनेंट हो रहा है, इस कंपोनेंट को कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब वो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करके वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को देंगे। ये वाला ऑर्गेनिज्म जो होगा ये वापस उसी फॉर्म में वापस लौटा देगा उसको। ये होती है एक साइकिल कंप्लीट होना। ठीक है, तो इस साइकिल में हमें कौन कौन से साइकिल को स्टडी करना है, दैट इज वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। अलोंग विद दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वाटर साइकिल। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल। देखिए वाटर साइकिल में क्या है, ये एक पूरा सिस्टम बना रखा है मैंने। इस सिस्टम में क्या हो रहा है, इस सिस्टम में ये ट्रीज, ठीक है, आपको पता है कि क्लाउड कैसे फॉर्म्ड होती है, वाटर के इवेपोरेट होने से क्लाउड फॉर्म होती है। लेकिन जब आप ये बोल रहे हो कि ये जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो इवेपोरेट होने के बाद ये वाटर बॉडीज में और वाटर कहाँ से आ रहा है, जबकि सारा वाटर तो क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। और अगर ऐसे ही इवेपोरेट होता जाएगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा पानी। तो इसकी वजह से, मतलब कि इवेपोरेशन की वजह से जो पानी फिनिश हो रहा है, तो इस पानी में दोबारा ये आ कैसे रहा है, मतलब ये पानी दोबारा आ कैसे रहा है, ये दोबारा फिल कैसे हो रही है। पानी तो ख़त्म होना चाहिए, बट इसका लेवल तो क्या है, कांस्टेंट है। इसका लेवल ना तो इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा। तो ये किस वजह से हो रहा है, तो ये रीज़न है इसका वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैसे काम करती है, वाटर है, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद कंडेंस होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। अब क्लाउड में से जब इसके अंदर हैवीनेस आ जाएगा तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन के थ्रू इसमें से क्या आएंगे, वाटर्स बाहर आएंगी, रेन की फॉर्म में वाटर बाहर आएगा। और आपको जो पता है ट्रीज़ है वो एक्सेस वाटर को रिलीज़ कर देती है। एक्सेस वाटर को रिलीज़ करने को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। जो ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन को शो करते हैं, मतलब कि एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं। तो यहाँ से भी वाटर आ रहा है, कहाँ से, प्लांट्स से एंड ट्रीज से भी वाटर आ रहा है। और
ट्री से वाटर आने के बाद यहाँ क्लाउड से भी वाटर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो वाटर है ये डायरेक्ट वाटर इस वाटर बॉडीज़ में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा। सॉइल से हो सकता है अंडरग्राउंड में चला जाए, अंडरग्राउंड में जाने के बाद हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, हमारे होम्स में आता है, वेल एंड ट्यूब, इन सब में आता है पानी, ठीक है। तो इतने सारे सोर्सेज है इसको यूज़ करने के लिए। उसके बाद जाके कहाँ आता है, वाटर बॉडीज़ में आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो लेवल है ये कांस्टेंट रहता है, किसकी हेल्प से, वाटर साइकिल की हेल्प से। दोबारा देखो, वाटर है वो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होके कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद इसका प्रेसिपिटेशन होगा, एंड plants also remove the excess water with the help of the transpiration. So water comes into the water body with the help of the transpiration and precipitation. In this way the level of the water bodies remain constant. Okay, so in this chapter, in this lecture we have studied about the soil formation. soil का formation कैसे होता है, due to the weathering of rocks, ठीक है। नेक्स्ट सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल क्या थी, इसको हमने सोइल को ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड डी हॉरिजन में क्लासिफाइड किया था। ए हॉरिजन में तो सब रूट्स आ रही थी, बी हॉरिजन में मिनरल्स थे, ठीक है, सी हॉरिजन में क्या थे, स्टोन्स थे, और डी हॉरिजन में रॉक्स थे। दिस इज द सॉइल प्रोफाइल। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, इसमें हमने इसको सिल्ट में, ग्रेवल में, एंड क्ले में, एंड सैंडी पार्टिकल में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, लुक्स एंड टेक्सचर। एंड हमने सॉइल को डिवाइड भी किया था कि जो सॉइल होते हैं वो कौन कौन से होती है, लूमी सॉइल, क्लेई सॉइल, है ना। तो इन सब के बारे में भी हमने इसमें देखा। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या था, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। अब ये जो टॉप लेयर रिमूव हुई है तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन क्यों हुआ, क्योंकि टॉप लेयर में ही क्या थे, सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे, और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे यानी कि वो सॉइल कैसी होगी, फर्टाइल होगी, ठीक है। जब ये वाली लेयर ही रिमूव हो जाएगी तो जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था कि सॉइल इरोजन से हम कैसे बच सकते हैं, इसके प्रिवेंशन क्या है। तो टेरेस फार्मिंग और बाय मेकिंग लार्ज एम्बार्कमेंट्स अलोंग द रिवर्स, ठीक है। सो ये सब क्या थे, प्रिवेंशन थे किसके, सॉइल इरोजन के। नेक्स्ट, बायोजियोकेमिकल साइकिल। इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसके अंदर साइकिल कौन कौन से थे, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल। एंड हमने वाटर साइकिल देखा। वाटर साइकिल में क्या था, वाटर इवेपोरेट, देन कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन, एंड प्रेसिपिटेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, प्रीकॉलेशन मतलब कि वाटर बॉडीज में जाना वाटर्स का, जबकि फिल्टर होके फिर इनफिल्ट्रेशन फॉर्म में जाना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।